नमस्कार, मैं रिचा धीमान। आप देख रहे हैं वर्ल्ड पंजाबी टीवी। शुरुआत करेंगे आज के बुलेटिन मारा हरियाणा की मुख्य हेडलाइंस के साथ। हरियाणा सरकार के साथ किसान संगठनों की मीटिंग जारी। चंडीगढ़ के हरियाणा भवन में हो रही बैठक। राजेश खुल्लर से कई मांगों पर की जाएगी चर्चा। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ को दी सौगात। करीब 3 करोड़ 50 लाख के लागत के विकास कार्यों की सौगात दी। मुसेजर गांव में ऐतिहासिक बाबा हृदय राम मंदिर कुंड होगा जीर्णोद्धार। गौशाला और सत्संग भवन का भी किया जाएगा निर्माण। गुरु पूर्णिमा आज आषाढ़ महीने की पूर्णिमा तिथि के दिन मनाई जाती है गुरु पूर्णिमा। कुरुक्षेत्र के मंदिरों में उल्लास के साथ मनाया जा रहा है पर्व। जींद में शिक्षक पर लगा छात्रा को पीटने का आरोप। नई ड्रेस पहनकर नहीं गई स्कूल। मां बोली बीमारी के कारण नहीं ले पाई ड्रेस। परिजनों ने ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को दी शिकायत। फरीदाबाद में गंदगी के कारण लोग हो रहे परेशान। पूर्व विधायक शारदा राठौर ने लिया संज्ञान। गंदगी को उठाने का कार्य शुरू। लोगों ने पूर्व विधायक का जताया आभार। अब खबरें विस्तार से। हरियाणा सरकार के साथ किसान संगठनों की मीटिंग जारी है। चंडीगढ़ के हरियाणा भवन में ये बैठक हो रही है। राजेश खुल्लर से कई मांगों पर चर्चा की जाएगी। एमएसपी कानून और बॉर्डर पर रास्ता खोलने की किसान मांग कर रहे हैं। हरियाणा के किसान संगठनों की आज चंडीगढ़ में सरकार के साथ मीटिंग हो रही है। यह बैठक हरियाणा भवन में रखी गई है। आपको बता दें, जो ये बैठक है वो जारी है और किसानों की सभी मांगों पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। मांग ये भी है कि एमएसपी कानून बनाया जाए और शंभू और खनौरी बॉर्डर पर रास्ता खोला जाए, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। आपको बता दें कि आज हरियाणा सरकार और किसान संगठनों की मीटिंग जारी है। चंडीगढ़ के हरियाणा भवन में ये बैठक हो रही है। राजेश खुल्लर से कई मांगों पर भी चर्चा की जाएगी। एमएसपी कानून और बॉर्डर पर रास्ता खोलने की भी किसान मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि किसानों की मांग है कि एमएसपी कानून बनाया जाए, शंभू और खनौरी बॉर्डर पर रास्ता भी खोला जाए, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। आपको बता दें, कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये नोटिस जारी किया था कि जो बॉर्डर को लॉक किया है हरियाणा सरकार की तरफ से, उसको जल्द खुलवाया जाए। लेकिन उसके बाद भी हरियाणा सरकार ने वो रास्ते नहीं खुलवाए। लेकिन अब किसानों की ये मांग है कि जल्द से जल्द उन रास्तों को खुलवाया जाए और एमएसपी कानून बनाने की भी मांग की जाए, जिसको लेकर आज हरियाणा सरकार और किसान संगठनों की मीटिंग आज हो रही है। जो मीटिंग आज जारी है और इस मीटिंग में एमएसपी को लेकर और शंभू और खनौरी बॉर्डर पर रास्ता खुलवाने की मांग रखेंगे। तो किसानों की अन्य मांगों पर भी चर्चा की जाएगी। राजेश खुल्लर से कई मांगों पर किसान चर्चा करेंगे। एमएसपी कानून और बॉर्डर पर रास्ता खोलने की भी किसान मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि आज हरियाणा सरकार के साथ किसान संगठनों की जो मीटिंग है वो जारी है। रास्ता खुलवाने को लेकर किसानों की मांग है और इसके साथ ही फसलों पर एमएसपी कानून बनाया जाए, इसको लेकर भी अब किसान अपनी मांग उनके समक्ष रखेंगे। जिसके बाद आपको बता दें कि कल जो है वो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिनों पहले ही सुप्रीम कोर्ट
ने कुछ दिनों पहले ही ये नोटिस जारी किया था, लेकिन अब जो है किसान, आज जो मीटिंग जारी है, जो बैठक आज हो रही है, उसमें किसानों की मांग है कि एमएसपी कानून बनाया जाए और बॉर्डर पर रास्ता खोला जाए। आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ को सौगात दी है। करीब 3 करोड़ 50 लाख के लागत के विकास कार्यों की उन्होंने सौगात दी है। मुजेसर गांव में ऐतिहासिक बाबा हृदय राम मंदिर कुंड का जीर्णोद्धार होगा। इसके साथ ही शिव कॉलोनी और मुजेसर गांव में बनेगी कंक्रीट की गलियां। गौशाला और सत्संग भवन का भी निर्माण किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने इस मौके पर पौधारोपण भी किया। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने ये कहा कि बल्लभगढ़ के विकास में कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर उन्होंने अपने विधानसभा के लोगों को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सहयोग से विकास कार्यों की सौगात दी है। करीब 3 करोड़ 50 लाख रुपए के विकास कार्यों की उन्होंने सौगात दी है, जिसमें बहुत सारी चीजों का जीर्णोद्धार होगा, नई चीजें बनाई जाएंगी और काफी वहां के लोगों को इन चीजों का फायदा मिलने वाला है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि गौशाला शेड का भी निर्माण कार्य और गलियों का निर्माण कार्य भी आज से शुरू कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि ऐतिहासिक बाबा हृदय राम मंदिर कुंड का जीर्णोद्धार भी होगा और इसके साथ ही मुजेसर गांव में कंक्रीट आरएमसी की गलियां भी बनाई जाएंगी। आज सुबह में 10 बजे से शुरुआत की हमने, कहीं रोडों की, मंदिर की, गुरुद्वारे की, कहीं कुंड की है, बाबा हृदय राम के कुंड की 1 करोड़ 80 लाख से गौशाला है, उसका एक सत्संग भवन है, 1 करोड़ 80 लाख की, 170 लाख की रोडों की और 3.5 करोड़ के आसपास आज हमने उद्घाटन किया है। और जल्दी से जल्दी रोड है ये बन के तैयार हो और शहर में कोई ऐसा गली नहीं रहेगी जिसकी समस्या और देरी हो सकती है। और हम बात किसी को छोड़ा नहीं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में ये विकास जो ऐतिहासिक हुआ उनके नेतृत्व। आगे बढ़ते हैं। जींद के एक स्कूल में ड्रेस पहनकर नहीं पहुंचने पर शिक्षक ने 5वीं की छात्रा की पिटाई कर दी। मामला सफीदो क्षेत्र के मुआना गांव के राजकीय प्राइमरी स्कूल का है। परिजनों ने इस मामले में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से भी शिकायत की है। छात्रा की मां केड़ो देवी ने यह भी कहा कि स्कूल में कुछ समय पहले ही ड्रेस बदली थी। 2 महीने पहले उनके पति की मौत हो गई थी। परिवार में कोई कमाने वाला नहीं रहा, वह भी काफी समय से बीमार है, जिसकी वजह से वह अपनी बेटी को नई ड्रेस नहीं दिलवा पाई। इसे लेकर उनकी बेटी को लगातार परेशान किया जा रहा था। केड़ो देवी और उनके जो परिजन हैं, उन्होंने कहा कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो वे इस मामले में शिक्षा मंत्री से भी मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि जींद में शिक्षक पर छात्रा को पीटने का आरोप लगा है। नई ड्रेस पहनकर नहीं गई स्कूल, तो इसकी वजह से शिक्षक ने छात्रा को पीट दिया। क्लास में पढ़ती है, वर्दी बिना उसका मारपीट हुई है। मेरा ब्योत नहीं है जीवर्दी सिमाने का, मेरा ब्योत होगा मैं जीवर्दी सिमाऊँ। मैंने मेरे घर से कोई भेजा भी था मास्टर तक है, मनु बोले भाई मामला कोई अड़ास नहीं, बच्चा अगर मैं सारे मर जाओ, हमने वर्दी चाहिए। इस कारण उनने मारपीट करी मेरी लड़की पे। और बच्चों को कहा गया था भाई बेटे छुट्टियों में अपनी ड्रेस बनवाए। आज 18 तारीख हो गई है, बच्चे 5-7 बच्चे रह गए जो ड्रेस में नहीं आ रहे। उनका हमें पता नहीं चला भी वो ड्रेस क्यों नहीं लेके आ रही, पहन के आ रही। तो हमने उन बच्चों को वापिस घर भेज दिया। पिटाई नहीं की है, एक मैडम ने थोड़ा सा धमका देकर ने उनको बोल दिया कि आप अपने पेरेंट्स को ले बुला के। हमने अपनी तरफ से एक सफाई कर्मचारी रख रखा है जो सफाई करता है। हरियाणा एवं पंजाब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं रेवाड़ी सेशन डिवीजन के एडमिनिस्ट्रेटिव जज जस्टिस राजेश भारद्वाज ने न्यायिक परिसर में तृतीय तल पर नवनिर्मित 3 कोर्ट रूम का उद्घाटन किया। जस्टिस राजेश भारद्वाज ने कोर्ट रूम का अवलोकन करने के साथ ही नए कोर्ट परिसर में संबंधित जज को कुर्सी पर बैठाकर कोर्ट में कार्य का विधिवत रूप से शुभारंभ भी किया। कोर्ट परिसर में जस्टिस भारद्वाज ने पौधारोपण भी किया और बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में पहुंचकर अधिवक्ताओं से सीधा संवाद भी किया।
आपको बता दें कि जज जस्टिस राजेश भारद्वाज ने ये उद्घाटन किया है। कोर्ट कार्य का विधिवत रूप से शुभारंभ किया गया। जो संबंधित जज है उनको कुर्सी पर बैठाकर इस कोर्ट रूम का उद्घाटन किया गया। कार्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में अधिवक्ताओं को इसके बाद उन्होंने सीधा संवाद किया था। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख पा रहे हैं। कार्यक्रम में अधिवक्ताओं के साथ भी सीधा संवाद किया गया। 3 कोर्ट रूम का उद्घाटन किया गया। जज जस्टिस राजेश भारद्वाज ने इसका उद्घाटन किया। पंचांग के अनुसार सनातन में सभी तिथि का विशेष महत्व है। वहीं आषाढ़ महीने की पूर्णिमा तिथि के दिन गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। आज गुरु पूर्णिमा है। इसी दिन महाभारत के रचयिता श्री वेद व्यास जी का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन को गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। कुरुक्षेत्र के मंदिरों में भी गुरु पूर्णिमा पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। पंडितों का कहना है कि गुरु पूर्णिमा पर अपने गुरुजनों की पूजा करनी चाहिए। गुरु की महत्ता हमारी संस्कृति में हमेशा से बताई गई है। आपको बता दें कि मंदिरों में बड़े श्रद्धा और उल्लास के साथ गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जा रहा है। आज गुरु पूर्णिमा है और गुरु इस दिन गुरुजनों की पूजा जरूर करें, ये हमारे पंडितों का कहना है। हमारे सनातन धर्म में, हिंदू समाज में गुरु का बहुत महात्म्य है। कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का दर्जा ब्रह्मा विष्णु महेश से भी बढ़कर दिया गया है। गुरु वही है जो हमको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, वो गुरु है। तो इसलिए ये गुरु पूर्णिमा का विशेष महात्म्य बताया गया है। कहते हैं बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु गोविंद दियो बताए। तो गोविंद को बताने वाले, भगवान को मिलाने वाले गुरु ही होते हैं। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में गुरु का बहुत महात्म्य दिया गया है। करनाल में जिला परिषद की मीटिंग में हंगामा देखने को मिला। मीटिंग में जिला परिषद के सभी सदस्यों ने जिला परिषद की चेयरपर्सन प्रवेश सोहना सिंह राणा पर आरोप लगाए कि ये सिर्फ अपने नजदीकी के पार्षदों को ग्रांट देते हैं, बाकी पार्षदों को बहुत कम या बिल्कुल भी ग्रांट नहीं मिलती है। मीटिंग में अधिकारी भी मौजूद रहे। ऐसे में सभी की सहमति को देखते हुए 3 सदस्यों की कमेटी बनाई गई और कमेटी के फैसले से ही आगे जिला परिषद के सदस्यों को ग्रांट दी जाएगी। आपको बता दें कि करनाल में जिला परिषद की मीटिंग में हंगामा देखने को मिला, जहां पार्षदों ने चेयरपर्सन पर आरोप लगाए। नजदीकी पार्षदों को ग्रांट मिलने से जो सभी सदस्य हैं वो नाराज दिखाई दिए और इस दौरान एक समिति बनाई गई। 3 सदस्यों की कमेटी बनाई गई। कमेटी के फैसले से ही ग्रांट दी जाएगी। जो भी कार्य, विकास कार्य प्राथमिकता के आधार पे होता है। और जो लोग ये आरोप लगा रहे, जो अभी ये बराना जी जो बात करके गए पिछले हाउस में, इसको 50 लाख रुपए की ग्रांट यहाँ से गई हुई है। इन लोगों के तकलीफ कुछ और है, क्योंकि ये हुड्डा का सगा पूत बनता है। ये जो मर्जी कर ले, कांग्रेस वाले कुछ नहीं कर पाएंगे। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की का हाउस के अंदर चेयरमैन रहेगा और सारी ग्रांटें प्राथमिकता के आधार पर देंगे। जहाँ जरूरत है काम की, पहला प्राथमिकता का काम वो कराया जाएगा। इनके कहने से काम नहीं होगा। जो प्राथमिकता का काम होगा हमेशा लेकिन 2-3 लोगों में बांट ली जाती थी। तो आज हमने यहाँ पे उसका विरोध किया। पहले भी विरोध तो होता रहा है, लेकिन वो मतलब एक कोई अंत होता है चीज़ का। वो इतना ज़्यादा SC BC समाज को दबाया जा रहा था। कई पार्षद उन्हें अंदर भी आवाज़ उठाई। कई पार्षद तो ऐसे हैं कि जिनको आज तक 5-5 लाख रुपए भी ग्रांट नहीं मिली है। जैसे चेयरमैन साहब हैं, उनके पास लगभग 7 करोड़ के पास ग्रांट गई हुई है। तो 7 करोड़ और एक तरफ 7 लाख, कितना अंतर। तो चाहेंगे जांच भी होनी चाहिए इसकी? जांच भी इसकी करवाएंगे, हम सभी करेंगे। आज हमने एक अपनी कमेटी गठित कर दी है इसमें, और हमने अपने इसमें अब ये मतलब ग्रांट चेयरमैन नहीं दे पाएगा सीधा?
चेयरमैन ग्रांट नहीं बांट पाएगा। अब हमारी कमेटी जो बनाई है वो ग्रांट आगे से ग्रांटों को वो देखेगी। सर्वसम्मति से उसमें 10 एजेंडा हमारे पास हो गए हैं। बाकी जो हमारी ग्रांटों का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन देने का जो मैकेनिज्म है उसको हाउस ने यहाँ पे मौके पे एक प्रस्ताव देके उसको थोड़ा सा इन्होंने बदला है। उसमें इन्होंने ये डिसाइड किया है कि पहले जैसे माननीय चेयरमैन मैडम की ये टोटल इन्होंने उनको पावर दे रखी थी, अब इन्होंने उस पावर को जो है एक कमेटी को दे दी। क्रिकेट के दीवाने तो आपने कई देखे होंगे। ऐसा ही एक दीवाना मध्य प्रदेश की ग्वालियर के रहने वाले संतोष ओझा हैं, जिनकी दीवानगी देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। उधर सूर्य कुमार यादव की जीत के बाद भारत 17 साल बाद T20 वर्ल्ड कप जीता और इधर संतोष 30 जून को ग्वालियर से पैदल माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए निकल गए। संतोष ने माता रानी के आगे मन्नत मांगी थी कि भारत अगर T20 वर्ल्ड कप जीत गया तो मैं पैदल आपके दरबार में माथा टेकने के लिए आऊंगा। इस दौरान संतोष की इच्छा भी है कि भारत आगे भी ऐसे टूर्नामेंट जीतता रहे और वो अपनी जिंदगी में विराट कोहली, रोहित शर्मा से मिलना चाहते हैं, उन्हें मिलकर बधाई देना चाहते हैं, उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। आपको बता दें कि एक जुनून ऐसा भी संतोष ओझा वो वैष्णो देवी के लिए पैदल निकल गए। T20 वर्ल्ड कप की जीत के बाद उन्होंने ये मन्नत मांगी थी कि T20 वर्ल्ड कप में अगर भारत जीतता है तो मैं पैदल चलकर माता वैष्णो देवी के मंदिर में पहुंचूंगा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के रहने वाले हैं संतोष ओझा। रोहित शर्मा और विराट कोहली से मिलने की उनकी तमन्ना है। आप देख रहे हैं कि पैदल निकल पड़े हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली से मिलने की उनकी तमन्ना है। मेरा नाम है MP ग्वालियर शिवपुरी से मैंने यात्रा की है। भारत T20 विश्व विजेता बनने की खुशी में मैंने मन्नत मांगी थी वैष्णो माता से। मेरी मन्नत माता रानी ने पूरी की। इस कारण मैं 30 जून से माता वैष्णो देवी की पैदल यात्रा कर रहा हूँ। आज मुझे लगभग 20 दिन हो चुके हैं और 20 दिन में मैंने 600 से ऊपर यात्रा कर ली है अब जी। क्या जुनून है ऐसा जो पैदल ही कुछ नहीं, मेरी इच्छा थी, मैंने माता रानी से मन्नत मांगी थी। माता रानी, भारत अगर विश्व विजेता बनता है, T20 वर्ल्ड कप भारत जीतता है तो मैं पैदल यात्रा करूंगा तुम्हारी। क्रिकेट का शौक है बचपन से? क्रिकेट का बचपन से शौक है, लेकिन अब कुछ कारण, कुछ घर गृहस्थी का दबाव के कारण क्रिकेट खेल नहीं पाते हम। लेकिन खिलाड़ियों से बहुत लगाव है, बहुत प्रेम है हमें। कौन कौन से खिलाड़ी हैं? जैसे कि रोहित शर्मा हुए, हमें पता था रोहित शर्मा इस बार लास्ट T20 विश्व कप खेल रहे हैं, इसलिए एक दो बार मैच सेमीफाइनल फाइनल तक पहुंचा, हार जाती है इंडिया टीम। इस बार भी लग रहा था कि टीम हारने वाली है, लेकिन मेरी माता रानी जगत जननी ने मेरी मन्नत पूरी कर दी और 29 तारीख को T20 विश्व कप भारत जीत गया था। 30 तारीख को सुबह मैंने अपनी पदयात्रा चालू कर दी थी। कितने दिन हो गए हैं और कब पहुंचेंगे अब आप? जी अभी मेरे को 20 दिन हुए हैं। अभी मैं 600 किलोमीटर के आसपास आया हूँ और माता रानी का आशीर्वाद इसी तरह बना रहा तो और आगे शायद 15-20 दिन के आसपास में पहुँच जाऊँगा। बल्लभगढ़ के दशहरा ग्राउंड में नगर निगम द्वारा पिछले काफी समय से पूरे शहर के नाले और सीवर की गंदगी को लाकर डाला जा रहा था, जिसके कारण लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। इसको लेकर लोगों ने अपनी समस्या की शिकायत विधायक एवं कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा को दी, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं की गई। आखिर में लोगों ने बल्लभगढ़ की पूर्व विधायक शारदा राठौर से मदद की गुहार लगाई तो तुरंत मौके पर पहुंचकर शारदा राठौर ने लोगों की समस्या पर आवाज उठाई और आज दशहरा ग्राउंड से गंदगी को उठाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। इस मौके पर लोगों ने पूर्व विधायक शारदा राठौर का तहे दिल से धन्यवाद किया। जेसीबी आई, शारदा राठौर जी आई हैं, उन्होंने आगे देखा, उन्होंने पूरा देख करके उन्होंने कहा कि हम इसको साफ कराएंगे और हम इसका सब कुछ काम कराएंगे। हम उनसे कमिश्नर जी से मिलेंगे और हम इस बात के शारदा राठौर जी का धन्यवाद करते हैं। उन्होंने जैसे कह के गए वैसे यहाँ पे काम चालू हो गया। जेसीबी तो अब चल रही है, पहले तो हम इतने परेशान हो गए हैं यहाँ पर। ये तो परसों चौथ शारदा जी आई हैं, उन्होंने ये काम करवाने का थोड़ा बहुत हमारी सुनी है बात, बाकी पहले तो कोई बात सुनता ही नहीं था। यहाँ हमने बथेरे MLA के वहाँ ऑफिस में जा के बथेरे धरने दिए हैं, बहुत उनको कहा भी है, लेकिन कोई बात सुनने वाला नहीं, कोई सुनता नहीं। तो बहुत अच्छी बात है। ये परसों जो है शारदा जी आई थी तो उन्होंने जो है कंप्लेंट करी है
तो आज ये मलबा सारा उठना है शुरू हो गया है, अब यहाँ सफाई रहेगी। राधानगर के निवासियों ने मुझे फ़ोन करके बुलाया कि दशहरा मैदान में कूड़ा इकट्ठा करने का स्थान बना दिया गया है, डंपिंग यार्ड बना दिया गया है। तो फिर हमने अधिकारियों से भी बात करी और हमने अल्टीमेटम भी दिया कि अगर ये कूड़ा कचरा यहाँ से नहीं हटाया गया तो हम राधानगर के निवासियों के साथ धरने पर बैठेंगे। लेकिन ये एक अच्छी बात ये है कि वहाँ से आज कूड़ा हटाने का काम शुरू हो गया है। पिछले साल पहाड़ों में हुई जोरदार बरसात से उत्तरी हरियाणा में आई बाढ़ ने काफी तबाही मचाई थी। बात अगर कुरुक्षेत्र के शाहबाद से होकर गुजर रही मारकंडा नदी की करें तो मारकंडा नदी में आई बाढ़ से फसलों के साथ साथ मकानों, दुकानों और सड़कों को काफी नुकसान हुआ था। इस बार भी कोई नुकसान न हो उससे पहले शाहबाद विधायक रामकरण काला ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है ताकि नदी में उफान आने के खतरों को देखते ही राहत और बचाव कार्य शुरू किया जा सके। आपको बता दें कि पिछले साल हरियाणा में बाढ़ ने तबाही मचाई थी। नहरों के किनारे टूटने की वजह से काफी नुकसान हुआ था, लेकिन इस बार ऐसी स्थिति उत्पन्न होने से पहले ही विधायक ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है और लोगों से अपील की है कि अगर ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो आप लोग इन हेल्पलाइन नंबर पर आप जानकारी दे सकते हैं ताकि जो राहत और बचाव का कार्य है वो समय पर शुरू किया जा सके। जैसे पिछली बार पानी आया था, हम रोकथाम बहुत करी है, फिर भी मतलब बंद लगाए या नाले साफ कराए, तो मैं ये कहना चाहूँगा फिर भी कोई किसी वजह से कोई ऐसी कोई पानी ज़्यादा आ जाए या कोई आसपास बाबा मार्केट में पानी ज़्यादा आ जाए, हमारे को सूचना करना, क्योंकि कोई पब्लिक को कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है आने जाने, कोई जैसे सड़क के ऊपर पानी आ जाए या बाबा मार्केट ऋषि है पानी तो आएगा, तो बाबा ऋषि है तो आएगा, शाहबाद के तो इस पर पूरी कृपा बाबा मार्केट ऋषि की। तो मैं ये कहना चाहूँगा मेरा नंबर अपना पर्सनल है 9416514737 8699699862। ये दोनों नंबर अपने इनके पास सूचना करा ताकि कोई भी हमारे पास कोई दिक्कत कोई ऐसी आपका आ जाए, कोई हम मशीन लेगा, गाड़ी लेगा, हम 24 घंटे तैयार हैं, हमारी टीम तैयार रहेगी ताकि कोई भी किसी को आने जाने को या किसी गांव में या किसी डेरे में पानी बढ़ गया था या कुछ भी डेरे में, तो पहले सूचना आ जाए ताकि हम उस वक्त। इन दिनों साइबर अपराध के मामलों में भारी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वहीं अब एक और नया तरीका साइबर अपराधियों ने निकाल लिया है। लोगों को ई चालान के मैसेज भेजकर उनसे ठगी की जा रही है, लेकिन पंचकूला पुलिस द्वारा लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। एसपी साइबर क्राइम मनप्रीत सुदन ने जानकारी देते हुए बताया कि अभी तक पंचकूला में ऐसा कोई मामला नहीं आया है, लेकिन मार्केट में एक नया स्कैम जरूर आया है जिसके माध्यम से लोगों को शिकार बनाकर उनका पैसा लूटा जा रहा है। उन्होंने लोगों को इस दौरान जागरूक रहने की भी अपील की है। एसपी ने ई चालान स्कैम को लेकर लोगों को जानकारी दी है और साइबर अपराधी ई चालान के माध्यम से अब ऑनलाइन ठगी करने लगे हैं। नए नए तरीकों से लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। एसपी ने लोगों को जागरूक रहने की भी अपील की है। बेसिकली अभी एक नया स्कैम मार्केट में आ रहा है जो ई चालान स्कैम करके जिसका नाम है। बेसिकली क्या है कि जैसे आपके जब भी आपको चालान आपका होता है, किसी भी ओवर स्पीडिंग का होता है या जो भी चालान होता है, तो आपके पास एक मैसेज आता है मोबाइल पे कि आपका चालान हो गया है और आपके पास एक लिंक आएगा कि ई चालान करके, कि आप इस पे लिंक पे आप क्लिक करें और अपनी अकाउंट डिटेल्स इसमें भर दें और आप अपना चालान जो भी है वो पे कर दें। तो ज़्यादातर आपके ओवर स्पीडिंग के चालान होते हैं जो आपको पता भी नहीं चलता कि आपका ओवर स्पीडिंग का चालान हो गया। तो आप सोचेंगे कि आपका ओवर स्पीडिंग का चालान हो गया, आप लिंक पे क्लिक करेंगे, अपनी अकाउंट डिटेल्स शेयर करेंगे, तो वो हैकर बेसिकली आपका अकाउंट कॉम्प्रोमाइज कर लेता है, जिससे आपके पैसे विड्रॉ हो सकते हैं अकाउंट से। तो ये आपको एक पब्लिक को जस्ट टू अवेयर द पब्लिक हम ये बताना चाहेंगे कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा एक लिंक आता है आपके मैसेज पे और उसमें वो गाड़ी की आपकी डिटेल्स बिल्कुल जेन्युइन होंगी, आपको लगेगा कि जेन्युइनली आपका चालान हुआ है, आप लिंक पे क्लिक करके आप कोशिश करेंगे कि अकाउंट डिटेल्स भर के आप इसको पे करें, तो उसको लिंक को क्लिक करने से पहले आप इसको वेरीफाई कर लें
एक echallan.parivahan.gov.in में आप जब इस वेबसाइट पे जाएंगे, आप पे वहां जाके आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका चलान हुआ है कि नहीं हुआ है। तो बिफोर क्लिकिंग ऑन द लिंक आप इसको वेरीफाई कर लें। तो बेसिकली हम पब्लिक को यही अवेयर करना चाहते हैं कि ये जो एक नया स्कैम आया, आप इससे बचें। तो किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक करने से पहले आप उसको वेरीफाई करें। एकदम रश में होके उसको क्लिक करके अपनी अकाउंट डिटेल शेयर मत करें। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव इस साल नवंबर के अंतिम सप्ताह में आरंभ होकर दिसंबर के दूसरे सप्ताह तक चलेगा। इस बार अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में 30 मिनट का म्यूजिकल फाउंटेन शो पर्यटकों के लिए विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र रहेगा। यह म्यूजिकल फाउंटेन शो आरती स्थल के पास होगा ताकि पर्यटक पहले 30 मिनट के इस म्यूजिकल फाउंटेन शो को देखकर उसके बाद शाम की आरती में भी भाग ले सकें। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आगाज होने वाला है और आकर्षण का केंद्र म्यूजिकल फाउंटेन शो बनेगा। शो के बाद शाम की आरती में भी पर्यटक भाग ले सकते हैं। दिसंबर की 2024 में मोक्षदा एकादशी है, उसी के इर्द गिर्द 18 दिन का गीता महोत्सव होने वाला है और आरती स्थल हमेशा से ही इस पूरे महोत्सव का मुख्य केंद्र बनता है, क्योंकि जितने भी वीआईपी आते हैं, जितने भी समाज के लोग, जितने भी बाहर से लोग, जितने भी श्रद्धालु होते हैं, शाम के समय में संध्या आरती पर और उससे पहले संध्या भजन में शामिल होते हैं। तो संध्या भजन से पहले इस तरह का प्रतिदिन आधे घंटे का एक म्यूजिकल फाउंटेन शो, जिसमें कुरुक्षेत्र की महत्वता के ऊपर ये फाउंटेन शो होगा। उसके साथ ही एक एलईडी बड़ी स्क्रीन लगी हुई है। तो कुरुक्षेत्र की महत्वता की ही हम आरती भी करते हैं और उसी से रिलेटेड इस म्यूजिकल शो का सब्जेक्ट भी रहेगा। तो ये आकर्षण का केंद्र संभवतः क्या वो होना ही है, क्योंकि ये आरती पर आने वाले लोगों की संख्या हमेशा से ही एक आकर्षण का केंद्र रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।